हेलो एवरीवन। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है हमारी मैथमेटिक्स की है। तो जिन बच्चों की रीअपियर है फिलहाल मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उसमें हम बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। और बताएंगे आपको कि कौन से चैप्टर जो आप है, अभी टाइम बहुत कम बचा है, आप कुछ लोग भी जानते हो, तो आसानी से कवर कर पाओगे, ठीक है। तो जो हम अभी बताएंगे आपको वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। अब वही पहले एक थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि कितने चैप्टर्स पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं इसके अंदर वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड नंबर पे जो हम इसके आगे पढ़ते हैं वो है लॉगरिथम। तीसरे नंबर पे जो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। चौथा जो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वो है बाइनोमियल थ्योरम। फिफ्थ जो चैप्टर है इसके बाद आपका, उसके अंदर दे रखा है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद सिक्स चैप्टर, ठीक है। सिक्स चैप्टर के अंदर क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है, तो बस मैं सिलेबस से ही निकाल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। सेवन चैप्टर, शायद हो सकता है इसके दो चैप्टर बना रखे हो। फिलहाल हम पोर्शन ले रहे हैं, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। आगे है आपका ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसके अंदर क्या क्या है, एक तो पॉइंट, एक दे रखा है लाइन, और एक दे रखा है आपको सर्कल, ठीक है। और लास्ट जो चैप्टर, शायद दो चैप्टर इसके होंगे, दो इसके होंगे, देख लेना कैसे हैं आपके। और जो आठवां चैप्टर है लास्ट वो है सॉफ्टवेयर वाला, वो जो अपना स्काई लैब मेट लैब वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो जो एट चैप्टर है लास्ट वो है मेट लैब। अब बात आती है कि हम कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े। अब मैं आपको बताता हूँ जो इजी है, जो आप एक दिन के अंदर कर सकते हो, बात ये भी जरूरी है। अब बताने को तो मैं बता सकता हूँ वेटेज किस चैप्टर से ज्यादा आएगी। तो वेटेज वाले चैप्टर तो है, एक तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ठीक है। इसके बाद लाइन और सर्कल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी स्पेशली सर्कल ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मेन तो देखो ये तीन टॉपिक्स हैं, लेकिन इशू ये आएगा कि भी तीन टॉपिक्स आप इतनी आसानी से, फिलहाल एक दिन का टाइम आप लोगों का बचा है, तो शायद ना भी कर पाओ आप लोग, ठीक है। तो इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है हम वो चूज करके देखते हैं एक बार। उसके अंदर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सिलेक्टेड से क्वेश्चन है, आधा घंटा भी दोगे इस चैप्टर को, सिर्फ आधा घंटा, ठीक है। मैं टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इसमें से आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान रहेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपको 5 नंबर देके, 5 मार्क्स का आ जाएगा चैप्टर। एक 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एक 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। उसके बाद सेम वही काम लोगरिथम का है। तो लोगरिथम से भी आपको 5 नंबर का आसानी से देखने को मिल जाएगा, एक 4 नंबर का और एक 1 नंबर का। शायद एक का ना भी मिले, लेकिन अप्रोक्सीमेट हम मान के चल लेते हैं 5 का। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये भी सेम वेटेज रखता है 5 की, ठीक है। बाइनोमियल, बाइनोमियल से दो क्वेश्चन आते हैं, बल्कि पिछली बार तो 3 क्वेश्चन आए हुए थे, एक 8 नंबर का, एक 4 नंबर का, और एक 1 नंबर का। मतलब 13 मार्क्स का बाइनोमियल थ्योरम के अंदर से आया हुआ था। लेकिन वो शायद इम्बैलेंस था मेरे अकॉर्डिंग, तो अब बाइनोमियल से इतना ज्यादा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो बाइनोमियल से भी सिर्फ आपका एक क्वेश्चन, एक सिंगल 1 मार्क्स का और एक 5 नंबर का आपका क्लियर होएगा। तो 4 चैप्टर 20 नंबर तक हो गए, फिलहाल इससे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। वो है नेक्स्ट मैट्रिक्स। अगर आप ये 5 चैप्टर पढ़ लेते हो, अगर मैट्रिक्स को कवर करोगे आप इसके अंदर, तो मैट्रिक्स के अंदर से आपका एक 8 नंबर और एक 4 नंबर, ठीक है। तो 12 नंबर और एक 1 नंबर, तो 13 नंबर तक का आपका यहाँ से कवर होएगा, कहाँ से, मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा मैं और बता देता हूँ, ये तो मेरा मिनिमम वेटेज है यहाँ पे जो मैंने दिया है आपको।
5 5 5 5 20 और 13 33। अगर आप ये 5 चैप्टर तैयार करते हो तो 33 यहाँ से मिनिमम है, मिनिमम समझ लीजिए। मतलब 33 का तो 100% यहाँ से आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको, 35 38 तक आराम से मिल जाएगा आपको। अब उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी आगे कहाँ से पढ़ना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा है। फिलहाल आप इतनी जल्दी से इसको कवर भी नहीं कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिमिटेड से बताऊंगा, कोई ज्यादा भी नहीं, मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो वहां से आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिल जाएगा। रही बात अब इसकी एप्लीकेशन की, मुझे नहीं लगता कि एप्लीकेशन में किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। आप लोग 10वीं क्लास पास करके आए हो, वहां पे आपने 9वां चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। 9वां चैप्टर जो एप्लीकेशन उसमें भी वही था ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ भी बिल्कुल सेम टिकटॉक सेम उठा के रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सेम रखा हुआ है। मुझे नहीं लगता यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन से, एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो याद रखिए एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन आएगा, ये आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ रखा है। वो आपने पढ़ा होगा ना, एक टावर वगैरह दे रखे होते हैं, उसके नीचे एक एंगल बनता है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। तो वही है टेंजेंट वाला कंसेप्ट, बहुत इजी चैप्टर है सच्ची में। आप एप्लीकेशंस को जरूर से भी जरूर तैयार करें, भले ही आप ट्रिग्नोमेट्री को तैयार बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। हम ज्योमेट्री को थोड़ा सा आप लोगों के लिए पजलिंग यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। सिर्फ आप पॉइंट वाला कंसेप्ट इसके अंदर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट वाला कंसेप्ट आप लोगों ने पहले वही सेम 7वें चैप्टर, जो 10वीं क्लास में आपका 7वां चैप्टर था, उसकी जो पहली एक्सरसाइज थी, ठीक है, और जो सेकंड एक्सरसाइज थी, थोड़ा थोड़ा सा वहां पे ये टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। ये बिल्कुल वही सेम वहीं से ही उठा रखा है, ठीक है। तो ये पॉइंट वाला कंसेप्ट आप यहाँ से पढ़ लेना, लाइन और सर्कल को आप रहने देना, ठीक है। हालांकि इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट है, लेकिन ये जल्दी से कवर होने वाला नहीं, ठीक है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। अब बात करते हैं मैटलैब की। तो मैटलैब के अंदर से भी क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक से 3 या 4 क्वेश्चंस तैयार होते हैं, ठीक है। अब मैं पहले मैटलैब के भी क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार करोगे। तो अब समझ में आ गया आपको पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें ये पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते हम, लाइन और सर्कल भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट्स वाला कंसेप्ट पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। एप्लीकेशंस जरूर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री के 1 या 2 सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो लगभग लगभग 20 और 13 33, 4 37 और 4 41, तो लगभग यही 41 42 की बात हमने की है, लेकिन ये ज्यादा में जाएगी, पहले बता रहा हूँ ये ज्यादा में जाएगी। कम से कम आपको 45 से 50 नंबर देके जाएगी, ठीक ठीक, कितना, 45 से 50 नंबर। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर बाई चांस हो जाता है, कई बार बच्चे से क्वेश्चन करते टाइम भी गलतियां हो जाती है, तो ओवरऑल आप फिर भी आराम से 35 40 तक पहुंच जाओगे, 10 नंबर अगर हम काट भी ले तो इसके अंदर से, ठीक है। तो ये टॉपिक है, बहुत इजी है, सब में एक एक एक्सरसाइज है शायद, है ना। तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इजी है करने। तो सबसे पहले आप पहली 5 एक्सरसाइज जरूर से भी जरूर तैयार करें, ठीक है, मेरा सबसे पहला यही मानना है। चलिए, अब मैटलैब के अंदर से तो देखो 2 4 क्वेश्चन ही बनते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हालांकि पिछली बार जब आप लोगों ने पेपर दिया था, वहां मैटलैब से कुछ आया ही नहीं था, वहां स्काई लैब से पूछ लिया गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो मैटलैब आपको पता होगा क्या होता है, एक लैंग्वेज है, ये चीज याद रखनी है। स्काई लैब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा, आप मैटलैब के फीचर जरूर याद करें। फीचर ऑफ मैटलैब, एडवांटेजेस, बड़ी सिंपल है। जब आपने ये पेपर दिया था ना अभी सेकंड सेमेस्टर वाला, तो और एक मैटलैब और स्काईलैब में डिफरेंस, ये अभी भी बना हुआ है क्वेश्चन। डिफरेंस, डिफरेंस वाला, एडवांटेजेस और फीचर, ये 3 क्वेश्चंस यहाँ से मैटलैब से याद करने हैं आपको बस। और ये पता होना चाहिए मैटलैब क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। कमांड लाइन इसके अंदर परसेंटेज से शुरू होती है, किससे शुरू होती है, परसेंटेज से। बल्कि स्काईलैब में किससे होती थी, 2 ऐसे लाइन से होती थी ना। आपको पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन, हमने बता भी दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये परसेंटेज से शुरू होती है कमांड लाइन इसमें, और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट एम होती है, क्या होती है, डॉट एम। तो बस इतना सा याद कर लेना, मैटलैब का सफिशियंट है आपको।
मिल जाएगा। अब कितना आएगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इतना तो आप जानते ही हो, क्योंकि चैप्टर सिलेबस में है तो कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ से। इतनी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, फिर भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से आना चाहिए। अब हम चीजें समझ सकते हैं। अब हम एक एक चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे आज हम 2 से 3 चैप्टर आसानी से कवर करें। तो 2 वीडियोस हम मैथ की डालेंगे। पहले मैं आपको प्लान बता देता हूँ अपना क्या रहेगा हमारा, कि हम 2 वीडियोस मैथ की डालेंगे। 2 वीडियोस से आप लोग 45 के आसपास 50 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। आई थिंक इट्स ये काफी है। इतनी जल्दी में शॉर्ट टाइम में तो आप इतना कर लोगे, ये बहुत सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक बार किसी बच्चे के फोटोज लाया था क्लिक करके, वो निकाल लेता हूँ। चलिए, जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले कवर करते हैं। हाँ जी, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। बात करते हैं कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स, कठिन जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो देखो, जो नंबर हमने आज तक पढ़े हैं ना, वो सारे नंबर पढ़े हमने रियल नंबर। कौन से नंबर पढ़े हैं, रियल नंबर। एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, पांच आ गया, सात आ गया, माइनस के पांच आ गया, 22/7 आ गया, कुछ भी ऐसे नंबर सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही समझ के चलो, एक क्वेश्चन हुआ कि भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। -2 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी 4 होता है। अब इसके मैं अपोजिट में लिखूं तो 4 का रूट कितना होता है, वो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, क्योंकि यहां से देख रहे हैं तो +2 और यहां से देख रहे हैं तो कितना, -2। लेकिन अगर सोचो, इसी रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो क्या हो, आज तक हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। कभी ऐसा देखा ही नहीं कि किसी चीज का हम स्क्वायर करें और उधर माइनस आ जाए, आज तक नहीं देखा ना ऐसा। तो ये अपने आप में एक इमेजिनरी पार्ट है। कैसा पार्ट है ये, इमेजिनरी, जो आपने कभी देखा ही नहीं, ऐसा पार्ट है इमेजिनरी। लेकिन मैथ है, किसी बावला आदमी था, उसने लिख तो सकता ही है माइनस लगा के, ऐसे 4 पे लगा दिया, उसने बोला भाई बताओ क्या है ये। तो नहीं पता चल रहा है इसके बारे में कुछ भी किसी को। तब वहां से मैथमेटिशियंस जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने एक चीज बताया यहाँ से सीधा सा, कि आप क्या करो, जो रूट के अंदर कभी भी माइनस आ जाता है, क्या बताया, रूट के अंदर कभी भी माइनस, जैसे -1 आ गया, उसको आई, इमेजिनरी से आई का नाम दिया और उस आई को बोला गया आयोटा। क्या बोला गया, आयोटा बोला गया, IOT, आई से डिनोट करते हैं। तो ये रूट के अंदर नेगेटिव प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाया गया था। तो आई इज इक्वल टू किसके होता है, रूट में -1। अब यहाँ से पेपर में क्या आएगा, यहाँ पेपर में से ना वो आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी दे सकता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। आयोटा की वैल्यू हमने बताया था रूट में -1। आयोटा की पावर 3 की भी आ सकती है, तो माइनस की आयोटा। अब ये कहाँ से कैलकुलेट हुई, दोनों की गुना कर दी ना। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा तो था ही और आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस के आयोटा आ गया, ऐसे आयोटा की पावर 4 कितना हो जाएगा, आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, तो आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर कितना, +1। ठीक है, ऐसे मान लो आपके पास आ गया आयोटा की पावर 78। अब ऐसे इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको भी आप आयोटा का स्क्वायर बनाओगे और स्क्वायर बना के ऊपर देखो कितनी पावर जा रही है, तो 2 तिया 6 और 39। अब आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है और -1 की पावर 39, तो वो तो -1 ही आ जाए, ठीक है। ऐसे कर यहाँ पे बाई चांस अगर 79 होता तो क्या होता, तो 79 होता तो क्योंकि आयोटा का स्क्वायर का 39 तो 78 हो गया, और मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर एक और आ जाती है, तो 39 दूनी 78 और एक 79, मतलब 79।
तो इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम गुना में क्या आयोटा वो रह जाता। ठीक है, -1 की पावर कितनी है, ओड है तो वो तो माइनस ही रहेगा, और गुना में आयोटा तो कितना आ जाता, माइनस आयोटा। तो लगभग यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो चीजें होती है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे जेड, इसको जेड से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे मैंने लिख दिया 1 प्लस के 5 आयोटा। तो इसके अंदर ये 1 तो रियल पार्ट है और ये 5 आयोटा क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है पेपर में, अब ये बात, ठीक है। चल, सबसे पहले तो यही है, कुछ भी नहीं है, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं फटाफट में, एक एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ लिखता चला जाता हूँ। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आ गया 2 प्लस के 5 आए, इसका स्क्वायर करके दिखा, अब दिखा दो भी स्क्वायर करके, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। तो भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी। बस बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नई चीज है नहीं बिल्कुल भी। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में 5 का स्क्वायर कितना 25, और आयोटा का भी स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 पंजे 20 आयोटा। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -के 1 होता है, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया, तो ये -के 25 हो जाएंगे, और साथ में 20 आयोटा, -25 में से 4 गए तो -के 21 प्लस में 20 आयोटा है। ये बन गया इसका सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जैसे 2 + 5 पे मैं स्टेटमेंट अपनी तरफ से ले रहा हूँ, पहली चीज इस चीज का ध्यान रखें, मैं स्टेटमेंट बुक से नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई नई चीज है बुक के अंदर भी, तो सेम यही चीज है, बस स्टेटमेंट का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। चलो, जैसे मैं एक स्टेटमेंट ही ले लेता हूँ, 5 प्लस में 12 आयोटा दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, 5 प्लस में 12 आयोटा। अब कह दिया अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, क्या निकालो, इसका स्क्वायर रूट, ये निकालो। कभी स्क्वायर पूछ सकता है, स्क्वायर रूट पूछ सकता है, ठीक है ना, तो इस टाइप की वो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मान के चलो आपको भाई स्क्वायर रूट का नहीं पता भाई कैसे निकालना है, इसको बराबर मान लो, मान के चलो भाई इसका आंसर आएगा a प्लस में आयोटा b बराबर किसके मान लिया, 5 प्लस में 12 आयोटा के बराबर मान लिया, तो मैंने बुक से ही लिया क्वेश्चन। अब इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दो, तो a प्लस आयोटा b का स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, 5 प्लस में 12 आयोटा। इसका स्क्वायर खोल देंगे जैसे यहाँ पे खोला था, तो भाई a का स्क्वायर प्लस में आयोटा बी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी आयोटा बराबर किसके, 5 प्लस में 12 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर भी होएगा, सॉरी यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो गए प्लस में 2b आयोटा बराबर 5 प्लस में 12। जब भी ऐसा कभी हो तो रियल पार्ट हमेशा रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, तो ये तो सारा देखो रियल है, जिसमें आयोटा नहीं है वो सारा रियल है। ये आयोटा लगा हुआ, यहाँ भी आयोटा लगा हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बराबर किसके आ गया, 5 के, और 2ab बराबर किसके आ गया, 12 के, 2ab बराबर किसके आ गया, 12 के। यहाँ से इनको सोल्व कर लो, रख दो, आंसर आ जाएगा, बस और क्या। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कर सकते हो, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आएगी। इनको सोल्व कर लेना, यहाँ से ए और बी जैसे आपका निकलेगा, बस हो गया आंसर। यहाँ से किसी की एक की वैल्यू निकाल लो, ए की निकाल लो, बी की निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पुट करने से आपका ए भी निकल आएगा, फिर उसके बाद बी निकाल लेना, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, मैं अब वो बता रहा हूँ आपको, और भी ज्यादा। एक तो मॉडुलस निकालना, आर्ग्यूमेंट निकालना, और इसके अलावा फिर पोलर फॉर्म के कार्टेशियन फॉर्म। एक में ही होता है ये सारा खेल। अभी मैं एक ही क्वेश्चन में आपको ये करके दिखाता हूँ।
मैं एक बुक से ही ले लेता हूँ स्टेटमेंट। फाइंड द मॉडुलस एंड आल्फा राइट द पोलर फॉर्म ऑफ, जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, माइनस के वन माइनस के आयोटा, तो जेड इज इक्वल टू रखा है माइनस के वन माइनस के आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका मॉडुलस निकालना है। ये क्वेश्चन जरूर से मोस्ट भी मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेड का मॉडुलस, मॉडुलस को हम ऐसे लिख देते हैं। इसके अंदर बड़ा सिंपल है, देखो रियल पार्ट का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। इमेजिनरी पार्ट आई के आगे कितना लिखा हुआ है, -1, इसका कोफिशिएंट तो -1 ही बोला जाएगा। तो दोनों का स्क्वायर करके और रूट करके, रियल पार्ट का भी स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। आयोटा नहीं लेना है इसके अंदर, इस बात का जरूर ध्यान। वन का स्क्वायर भाई वन ही होता है, प्लस में वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो कितना आ जाएगा, टू का स्क्वायर। ये तो आ गया इसका मॉडुलस। उसके बाद अब हम निकालते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट बेसिकली थीटा होता है, टेंजेंट थीटा। तो इसके अंदर हमें टेंजेंट थीटा निकालना है, हमेशा ही टेंजेंट थीटा निकलेगा। तो टेंजेंट थीटा पहले तो ऊपर रखना है इमेजिनरी पार्ट, देखो आई के आगे वन माना जाएगा तो -1, और अपन में रियल पार्ट कितना था, -1, दोनों को डिवाइड कर देना है। इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। तो -1 से -1 कट जाएगा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब बताओ, टेंजेंट में आपने 10वीं क्लास के अंदर एंगल्स की टेबल याद की थी, याद है किस किस को? तो पहले टेंजेंट में एक वैल्यू किसकी होती थी, 45 डिग्री की होती थी ना। तो थीटा कितना होना चाहिए था, 45 डिग्री। लेकिन आपको यहाँ डिग्री में ना लिख के रेडियन में लिखना है। जिस बच्चे को कन्वर्ट करना ना आता, मैं उसको बता दूं, जैसे 45 को आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इससे काटेंगे तो ये डिग्री में, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, पाई/4। ये हमारा आर्गुमेंट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इसकी कार्टी सॉरी पोलर फॉर्म के ऊपर। कार्टिजन तो ये ऑलरेडी दे रखी थी, अब हम इसकी पोलर फॉर्म निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे इसकी, पोलर। तो पोलर फॉर्म याद रखना है आपको, जो मैं अब आपके सामने लिख रहा हूं। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है, जो हमारा मॉडुलस निकला वो, उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, और साथ में जो ये मॉडुलस था, मॉडुलस को अगर किसी भी एक उससे टर्म से डिनोट करें, जैसे आर से कर रहे हैं हम, तो आर से इसकी मल्टीप्लाई करना, दोनों की, आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, रिजोल्यूशन वगैरह करते हैं, तो ये कुछ उसी टाइप का टॉपिक्स है जहां से ये चीजें क्रिएट की जाती है। ठीक है, चलिए, आर कोस थीटा, तो आर आर की वैल्यू कितनी है, √2 कोस, और थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई/4, प्लस में आयोटा साइन पाई/4। अब इनकी वैल्यू मत लिख देना, कभी कोई बच्चा यहाँ कोस पाई/4 और साइन पाई/4 की वैल्यू रख दे। अगर आपने इसकी वैल्यू रख दी, तो वैल्यू रखते ही वापिस यही आ जाएगा, घूम फिर के कहाँ पे आ जाएगा, इस स्टेटमेंट में। समझे, मतलब ये भी स्टेटमेंट है, ये वही सेम स्टेटमेंट है, फर्क ये है कि इसको पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, आपने कोस पाई/4, कोस 45 की वैल्यू पता है, साइन 45 की वैल्यू पता है, अगर आप वो वैल्यूज यहाँ पुट कर दोगे ना, तो पुट करने से वापिस आपकी रकम आ जाएगी। ठीक है, तो आर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूले के अंदर भी याद कर सकते हो कि आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा, या फिर आर को बाहर निकाल के कर सकते हो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसके। ठीक है जी, तो ये मॉडुलस, आर्गुमेंट्स और पोलर फॉर्म आ गई। इसके अलावा एक छोटा सा वर्ड और याद रख लेना, जो अब रह गया कंजुगेट। बड़ा आसान सा है, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा यहीं पे। लगभग लगभग हर एक चैप्टर में 10 से 15 मिनट तो देखो लगेगी लगेगी। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ काम करते जाइएगा। तो कंजुगेट निकालने का तरीका, तो कंजुगेट जैसे मान के चलो एक रकम दे रखी है 1 प्लस के आयोटा, अगर इसका जेड से डिनोट करते हैं,
अगर कंजुगेट के ऊपर इसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बार, या फिर वो ऐसे भी लगा सकता है 1 + आयोटा का बार। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है ना, हम उसको नेगेटिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको नेगेटिव कर देते हैं। बस ये हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ से, कंजुगेट। ठीक है, एक बात का विशेष ध्यान रखें, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव करना है, रियल पार्ट को नेगेटिव नहीं करना। जैसे आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया सीधा सा, भाई 5, कुछ नहीं दिया, सिर्फ 5 लिख दिया, कह दिया भाई इसका कंजुगेट निकालो। जैसे z = 5, तो z का आप ये करोगे तो ये 5 ही रहेगा, कभी -5 कर दे कोई इसको। ठीक है, तो कंजुगेट में सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्ट को नेगेटिव किया जाता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको कंजुगेट के अंदर नेगेटिव किया जाता है। मैं और देख लेता हूँ कुछ इसमें बचा हो तो। हाँ जी, बस ये चैप्टर इतना सा ही था, और इतने से चैप्टर से हमारा ये खत्म हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो मैंने अभी बताया है ना, ऐसे ऐसे आप एक एक दो दो क्वेश्चन के अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिए, बस। ठीक है, आपका काम हो जाएगा पूरा। फिर भी अगर आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन देखना है तो एक एक एग्जांपल कर लीजिए देख के। ठीक है, मैंने आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं सारा डिटेल से सॉल्यूशन तो देखो एक दिन में हो नहीं सकता, आप भी जानते हो। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जहां से आप लोग आसानी से पास हो सकते हो। चलिए, अब हम बढ़ेंगे आगे लोगरिथम की तरफ। तो लोग में कुछ फॉर्मूलेज हैं, फिर मैं इन चीजों को पढ़ाना शुरू करता हूँ। चलिए, लोगरिथम कहाँ लगाया जाता है, इसके क्या क्या फॉर्मूलेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलो x की पावर m दे रखी है, और आपने इसके ऊपर log लगा दिया, तो log काम क्या करता है। तो जैसे log x की पावर m कर दिया, तो ये क्या करेगा, इस m को उठा के आगे ले जाएगा, तो m log x, ये हो जाएगा इतना सी बात। फिर इसकी कुछ एक बेस वैल्यू भी होती है, क्या होती है इसकी एक बेस वैल्यू, जैसे यहाँ पे a दे रखी है, e दे रखी है, कुछ ऐसी होती है, अभी बताता हूँ उसका कंसेप्ट भी क्या है। ठीक है, अगर बेस वैल्यू लोग ए और यहाँ भी ए ही दे रखा, अगर ये दोनों सेम हो, लोग ए और उधर भी कितना दे रखा है, ए है, तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के। लोग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो लोग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसी लोग इन्फिनिटी की वैल्यू, तो लोग इन्फिनिटी ही होती है। लोग इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी ही होती है। और लोग जीरो की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है। लोग जीरो की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के इन्फिनिटी होती है। 10 मिनट का सब्र रखिए, अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग के कुछ फॉर्मूले और पढ़ते हैं। जैसे मान लो लोग ए, सिंपली फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, प्लस लोग बी हो, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, मतलब लोग ए बी लिख सकते हो। लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, ऐसे ही लोग ए माइनस लोग बी हो, तो आप उसको लोग ए बाई बी करके लिख सकते हो। क्या करके लिख सकते हैं, लोग ए बाई बी करके लिख सकते हैं। कुदरती ऐसा हुआ कि भाई हमें बेस चेंज करना है। बेस का खेल बताता हूँ मैं सारा, जो हम नीचे लगाते हैं ना बेस। अब उसके बाद यहाँ पे इस कंडीशन में सबका बेस सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने बेस वर्ड यहाँ पे लगाया ही नहीं। मान लो जैसे लोग ए, और इसकी बेस यहाँ पे बेस ए है और बी दे रखा है, तो आप इसके अगर बेस चेंज करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो। अब इसकी बेस हो चुकी है बी, और वैल्यू किसकी निकालनी है, लोग ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, और जी इसके अलावा बेस चेंजिंग फॉर्मूला भी है कि अगर दो चीजें डिवाइड हो रखी हो तो उस केस में लगाया जाता है।
चलो उसको छोड़ो, उसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी हमें। कल एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। और एक तो ये ना फोटोज बहुत ज्यादा। देखो अब क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में, छोटे छोटे अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे 10 की पावर 3 बराबर दे रखा है 1000 के। 10 की पावर 3 बराबर किसके दे रखा है? 1000 के। अब ये बोल दिया कि इसको लोगरिथम की फॉर्म में लिखो। अरे क्या बोला, ठीक है। अब इसको किसकी फॉर्म में लिखना है हमें? लोगरिथम की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है इसको? लोग की फॉर्म में लिखना है। तो बताओ कैसे लिखेंगे इसको लोग की फॉर्म में? मान के चलो आपने दोनों तरफ लोग लगा दिया, तो लोग बेस ले लिया हमने 10, 10 की पावर 3 बराबर लोग वो बेस लिया है 10 1000, ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 पावर तो आगे आ जाएगी। तो लोग ऑफ 10 × 10 बराबर लोग ऑफ 10 × 1000, लोग 10, ये बेस सेम दोनों उसी की वैल्यू निकालने, तो बराबर किसके हो गया? 1 के। तो यहाँ से लोग 10 1000 बराबर किसके आ गया? ये 3 के बराबर आएगा। मतलब इस तरीके से आपको इसको लोग की फॉर्म में लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है। और बताता हूँ मैं, आपके एक्सरसाइज के अंदर ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो काफी डिजर्व करते हैं अपने आप में पेपर में आने के लिए। वो जो लॉन्ग आंसर टाइप दे रखे है ना, उनमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। इसके अलावा इसका अपोजिट भी आ जाता है कि भी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर्म में वापस लेके आओ, जो हमने अभी अभी कन्वर्ट किया, ये वाला खेल वापस। तो उसमें सारे स्टेप उल्टे चल पड़ते हैं, और क्या ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। जैसे मानो लोग 243 दे रखा है, और इक्वल किसके दे रखा है? 5 के दे रखा है। किसके इक्वल दे रखा है? ये 5 के इक्वल दे रखा है। अब आपको इसको e की पावर में वापस कन्वर्ट करना, यही है। हाँ जी, यही क्वेश्चन है। अब देखो ये 3 की पावर है, मतलब 5। पहले तो आप इसको भी बेस चेंज कर सकते हो, मान लो ये 5 है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे ऐसा सोच के चलो कि भाई लोग 3 3 है, हालांकि है नहीं। मतलब तो 1 होता है ना, log बेस 3 लिया इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लिया, इसको देख के बस भी log 3, आपने log 3 यहाँ पे ले आई अपनी मर्जी से, कोई ज्यादा बड़ी बात यहाँ पे है नहीं। अब ये 5 पावर आगे जाके आई होगी, देखो मैं उल्टे स्टेप फॉलो कर रहा हूँ जिससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था। तो log 3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि पता होगा यही फॉर्मूला होता है इसका। देखो आप पावर पावर, पावर आगे आ जाती है ना, 5 आगे आई हुई है, तो वापस भी ला सकते हैं हम, तो हम वापस लेके चले गए। अब log 3 दोनों तरफ से आप इस चीज से हटा सकते हो, log 3 हट जाएगा एंटी log लेने से। तो 3 की पावर 5 बराबर किसके आ जाएगा? 243 के। ये इसकी वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है। हाँ, अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, सबसे जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है ना लोगरिथम में, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं उसमें से करा रहा हूँ आपको। जैसे लोग 11/5 प्लस में लोग 14/3 माइनस के लोग 22/15 इक्वल टू दे रखा है किसके? लोग ऑफ 7। ये हमें इसके बराबर बताना है कि इसके बराबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमें ये दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो देखो 2 3 तरीके हैं इसके करने के। लोग m/n के हिसाब से सारे को एक्सपेंड कर दो तो भी हो जाएगा, या फिर लोग m प्लस लोग n का फॉर्मूला लगा दो तो भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में टेकिंग आप पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लोगे। क्या लिखेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड आपने ले ली। अब मैं सीधा इसको सोल्व करता हूँ। log 7 के बराबर तो हमें प्रूफ करना है, तो मैं इसको इधर साइड में, चलिए। तो log m प्लस log n का फॉर्मूला तो क्या होता है? log m इंटू n, तो 11/5 इंटू में 14/3 हो गया। आगे क्या दे रखा है? माइनस के log ऑफ 22/15 दे रखा है।
ठीक है। अब आगे फिर से log m माइनस के log n। अब ऐसे में तो ये डिवाइड हो जाएंगे। log m माइनस log n का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी अभी आपको, कि log m बाई n, यही फॉर्मूला m बाई n। तो m कौन सा है हमारा, ये सारा ही फिलहाल m का काम करा, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया। m बाई में n कितना है 22/15। बस इसको ऊपर ले जाओ, खत्म क्वेश्चन। तो लोग ऊपर कितना दे रखा है 11/5 मल्टीप्लाई में 14/3, और मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाके हो जाएगा चेंज 15 ऊपर 22 नीचे। इसको काट दो, 5 दिए 15, 3 से 3 कट के 11 दूनी 22, 2 से कट गया 7 पे, तो कितना आ गया लोगों। बस ऐसे ही लास्ट के दो तीनों क्वेश्चंस है। तो यही क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस है इस लोग चैप्टर के अंदर से। मतलब ये है कि ये इतना करोगे आप तो आपके बाकी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की तरफ। क्या है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उससे पहले आपको फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए, फैक्टोरियल। बड़ा ही आसान काम है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। एक नंबर बिल्कुल जैसा फ्री जैसे होते हैं ना वैसे देखे जाएगा। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल का सिंबल ये वाला भी होता है और या फिर ये वाला भी हो सकता है, तो कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज ना हो, दोनों ही अपने फैक्टोरियल के हो सकते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, बस मल्टीप्लाई कर देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 5 उससे कम कब तक, जब तक 1 ना आ जाए तब तक। ठीक है, तो ये हमारा परमुटेशन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और सॉरी, परमुटेशन का क्या, फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है। ठीक है। आज थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, काफी सुबह से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फिर अभी कॉलेज में ड्यूटी भी थी तो थोड़ा सा। चलिए अब सीखते हैं हम परमुटेशन निकालना, कॉम्बिनेशन निकालना। जैसे परमुटेशन का क्वेश्चन आ गया 7p2। अब इसका परमुटेशन निकालना है। क्या निकालना है, परमुटेशन। तो क्या करना है, 7 का फैक्टोरियल, नीचे 7 में से 2 घटा दो, तो 7 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 5 का भी फैक्टोरियल आपको साथ में देना। अब फैक्टोरियल के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात यहाँ से है नहीं। 7 का फैक्टोरियल आप खोलोगे तो नीचे कितना है 5 का फैक्टोरियल। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप इसको 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 1 तक लेके जाओ फिर नीचे भी लिखो, इतना बड़ा ना लिखे। आप क्या करते हैं 7 गुना 6 गुना 5, और 5 के फैक्टोरियल पे छोड़ देते हैं इसको। नीचे भी कितना है 5 का फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया तो 6 7 42, ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब निकालता हूँ मैं इसी क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन अगर निकालना हो तो 7c2। कॉम्बिनेशन को c से डिफाइन करते हैं और परमुटेशन को p से डिफाइन करते हैं। तो इसमें आएगा 7 का फैक्टोरियल, नीचे 7 - 2 का फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम वही स्टेप, साथ में इसमें 2 का फैक्टोरियल भी आएगा। बस मतलब ऊपर तो 7 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का भी फैक्टोरियल, और 7 - 2 का भी फैक्टोरियल। सिर्फ इतना सा फर्क होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। तो 7 गुना 6 गुना मैंने इसको 5 के फैक्टोरियल पे छोड़ दिया, नीचे 2 के फैक्टोरियल को मैं खोल देता हूँ, 2 गुना 1, और 7 में से 2 गए कितना 5 का फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, 2 से कट गया, 2 दिया 6, तो 7 दिया 21 आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन निकलेगा। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा या फिर छोटी मोटी वैल्यूज निकालने का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। वो कैसा मैं अभी बताता हूँ आपको कैसा। ठीक है। वो ऐसे जैसे भाई NP4 दे दिया, जैसे एक एन वर्ड यूज करके दे दिया NP4, और इक्वल दे दिया किसके 20 × NP2, किसके इक्वल दे दिया 20 × NP2, और फाइंड कर दिया भाई n फाइंड आउट करो। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है ना, परमुटेशन में भी है, कॉम्बिनेशन में भी है। ठीक है, और फैक्टोरियल में भी है। तो एक एक दो दो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस वहां से कर लीजिए, पेपर में वहीं से क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है। तो NP4 का खोलोगे तो आप क्या खोलेगा, n का फैक्टोरियल बटे में n - 4 का फैक्टोरियल, इक्वल टू यहाँ 20 दे ही रखा है, साथ में यहाँ NP2 को खोलो।
तो यहाँ से क्या आएगा, n का फैक्टोरियल और बटे में n माइनस टू का फैक्टोरियल, खोल दिया। तो बस अब इसको आप लेस करते चलोगे, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर सारों को एक तरफ ले आओ, उसके बाद कर लेंगे सारा सोल्यूशन, ठीक है। सारे एक तरफ ले आते हैं, फिर करना थोड़ा सा हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। मैं इनको उठा के इधर ले आता हूँ, तो ये तो चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये n का फैक्टोरियल और साथ में n माइनस टू का फैक्टोरियल। नीचे ये लिखा हुआ क्या है, n माइनस फोर का फैक्टोरियल और साथ में ये n का फैक्टोरियल, और बराबर किसके है, 20 के। ठीक है, n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कट गया। अब n माइनस टू के फैक्टोरियल को खोल दो, कब तक, जब तक n माइनस फोर ना आ जाता हो। तो खोलते हैं, n माइनस टू, n माइनस थ्री और n माइनस फोर का फैक्टोरियल। नीचे भी n माइनस फोर का फैक्टोरियल दे ही रखा है, और बराबर किसके है, ये 20 के। इससे ये कट जाएगा। तो ये कटने के बाद यहाँ से बचा n माइनस टू, n माइनस थ्री बराबर किसके, 20 के। ये आपको सोल्व करना आता ही होगा, 10वीं क्लास में भी खूब किया है, बहुत छोटी क्लासेस में भी किया है। पहले सबकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, एक इक्वेशन बन जाएगी, और वहां से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ n से n की गुना करेंगे, n सो के n की थ्री से करेंगे माइनस के थ्री, एन टू से करेंगे माइनस के टू, एन थ्री किससे करेंगे, सिक्स इक्वल टू 20, इसको भी इधर ले आएंगे, तो n स्क्वायर माइनस के फाइव एन और माइनस के 14 इक्वल टू जीरो बन गई इक्वेशन। यहाँ से आपको n फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई के दो ऐसे फैक्टर बना के 7 और 2 बन जाएंगे फैक्टर, तो वहां से n की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। और देख लेता हूँ मैं परमुटेशन से कैसा कोई क्वेश्चन बनता हो तो। अच्छा जी, जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है, तो जीरो का फैक्टोरियल वन होता है। इस बात का भी स्पेशल ध्यान रखें बच्चे, कई बार पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है कि जीरो का फैक्टोरियल तो कितना होता है, वन के बराबर होता है, तो इस बात का भी जरूर ध्यान। जैसा क्वेश्चन मैंने इसमें बताया है, ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना, उसके अंदर भी बनता है, कॉम्बिनेशन में भी बन सकता है, फैक्टोरियल में भी बन सकता है, मतलब एन फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा एक एक ही दो दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, सारी एक्सरसाइज बिल्कुल मत करना, कभी कोई बच्चा सोचे कि ला सारी की सारी एक्सरसाइज कर लो, ना ना। आप जो टाइप मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, हर एक टाइप से दो दो क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज से देख के सोल्व कर लेने हैं आपको, ठीक है, आपका काम हो जाएगा पूरा। कुछ अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हो तो उठा के परमुटेशन लगा देना, ठीक है, क्या लगा देना, परमुटेशन। सिंपल ही आती है बाउंडेशन, कॉम्बिनेशन वाली नहीं आती पेपर में, परमुटेशन वाली ही आती है। वो बोल देते हैं ना कई बार, भाई आठ अक्षर है उनको मिलान करो, तो सीधा आठ का परमुटेशन लिख के एट सी अपना डिजायर्स के हिसाब से कर लेना, तो मतलब परमुटेशन ही सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं देख रहता हूँ और कोई क्वेश्चन बना है तो। बस जितने ही क्वेश्चन बनते हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं यहाँ से परमुटेशन से भी। इसके बाद हम एक चैप्टर और कर लेते हैं आज, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, हमारे 4 चैप्टर कवर हो जाएंगे, फिर आप उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेना। जो अभी एक चैप्टर करवा रहा हूँ मैं, 1 मिनट देख लेता हूँ मेरे पास फोटोज पड़ी भी है या नहीं चैप्टर की। हाँ है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। बाइनोमियल थ्योरम ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से पक्का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, और सिंपल स्टेटमेंट आती है, कोई ज्यादा पजलिंग वाली स्टेटमेंट भी इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसी स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है आपको। पहले मैं एक सैंपल क्वेश्चन लूंगा, फिर मैं उसको सोल्व करूंगा।
देखो बाइनोमियल थ्योरम की सबसे बड़ी खासियत बताऊं आपको, सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज ही खत्म हो जाती है, सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन से पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आपको बताऊं सर, एक क्वेश्चन कराऊंगा बस, काफी रहेगा वो। चलो मैं पहले वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला जैसे मान लीजिए कहाँ काम आता है, ए प्लस बी का स्क्वायर किया है ना आपने, अब ए प्लस बी का स्क्वायर का तो आपने फॉर्मूला रट लिया, अब ए प्लस बी की पावर 3 आ गई तो फिर भी आप फॉर्मूला रट लोगे, 4 आ गई कहाँ कहाँ जाओगे, 5 आ गई, 6 आ गई, 7 आ गई, 8 आ गई, तो कहाँ तक जाओगे। तो सारों का एक्सपेंडेशन कौन करता है, बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू होता है। तो जैसे मान लो ए प्लस बी की पावर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 6, कितनी मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए 6 मान लेता हूँ। अब आपको 6 के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन करना है, ठीक है। अब मैं वो सारी चीजें आपको कवर करता हूँ। तो सबसे पहले आपको कैसे करना है देखो, 6 यहीं पे कर देता हूँ चलो, 6C0 कॉम्बिनेशन है, ये जो भी परमोटेशन कॉम्बिनेशन सीख रहे थे वही चीजें हैं। तो 6C0 और ए की पावर तो आएगी 6 जितने से स्टार्ट हुआ, और बी की पावर आ जाएगी कितनी, 0। मैं ब्रैकेट तो हटा ही देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें। तो ए की पावर 6 प्लस में बी की पावर कितनी, 0, प्लस में अब 6C1 ए की पावर 5, कम करते जाना है एक एक पावर, और बी की बढ़ाते जाना है, तो बी की पावर कितनी हो जाएगी 1। फिर आगे आएगा 6C2 ए की पावर 4 बी की पावर 2, फिर 6C3 ए की पावर 3 बी की पावर 3, फिर प्लस में 6C4 ए की पावर 2 बी की पावर 4। देख रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो, इस टर्म को भी देखो, इस टर्म को भी देखो, इस टर्म को देखो, फिर इस टर्म को देखो, फिर इस टर्म को देखो, सारी चीजें सेम है, बस यहाँ 0 1 2 3 4 नीचे बढ़ रहा है। और साथ में देखो यहाँ 6 पावर से 5 होगी, फिर 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, और बी की 0 1 2 3 4। आगे करते हैं 6C5 ए की पावर 1 और बी की पावर 5, एक स्टेप ये आ गया, प्लस में नेक्स्ट 6C6 ए की पावर 0 और बी की पावर 6, ये सारे स्टेप हो गए। अब पेपर वाला क्या क्या आपसे पूछ सकता है वो मैं सारी चीजें बताता हूँ आपको इस चीज से। पहली बात तो ये कि इस आपको स्टेटमेंट बना के दी जा सकती, आपको यहाँ ए की वैल्यू एक्स दे दी, बी की जगह 2 दे दिया, जैसे एक्स प्लस 2 की पावर 5 पे क्वेश्चन करो, 6 पे करो, 7 पे करो, तो फॉर्मूला सेम खुलना है। कॉम्बिनेशन निकालना आपको आता ही है, मैं अभी अभी सिखा चुका हूँ, बस बाकी चीजें सेम पुट कर देनी है, सारा एक्सपेंशन खुल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, पावर कितनी थी 6, टर्म कितनी आई 1 2 3 4 5 6 7, ये भी याद रखना कि जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म आती है। जैसे आपने जब ए प्लस बी स्क्र का फॉर्मूला याद किया होगा, तो उसके अंदर आपने 3 टर्म पढ़ी थी, एक तो ए स्क्र और एक बी स्क्र और तीसरी 2ab, ऐसे आती थी ना 3 टर्म। तो टर्म हमेशा एक ज्यादा होगी, एक तो क्वेश्चन ये आएगा पेपर में, ठीक है। आपको कुछ भी दे देंगे, बोल देंगे कि बताओ इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स होंगी, तो टोटल टर्म्स जो भी पावर दे रखी है उससे एक ज्यादा आपको मान लेनी है। 6 पावर है तो 7 टर्म, 7 पावर है तो 8 टर्म। उसके बाद अब बात करते हैं, ये वाली पहली टर्म है, ये वाली दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म, पांचवी, छठी और सातवीं। किसी एक टर्म को उठा के हम एक एग्जांपल बना के देखते हैं। मान के चलो मैंने ये वाली टर्म उठा ली, अब ये टर्म है कौन सी, 1 2 3 4, ध्यान रखे टर्म तो है चौथी, यूज किया गया है 3, जीरो से स्टार्ट होके 0 1 2, क्योंकि पहली टर्म 0 पे ही 1 आ गया था ना, 1 वाली पे 2 आएगा, 2 वाली पे 3 और 3 वाली पे 4। तो ये चौथी टर्म है, मैं इसको T4 से डिनोट करूँ तो आपको फॉर्मूला रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसको समझ लो काम हो जाएगा। जैसे मान लो किसी उसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि भाई छठी टर्म बताओ, कौन सी टर्म बताओ, छठी टर्म, ऐसा नहीं कि आप उसको पूरे को खोलोगे 1 2 3 4 5 6 देखोगे ना ना, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। छठी टर्म खोलनी है, ये दे रखा है, तो ऊपर तो आपको पता है 6 लेना है, सी लेना है, जोन सी भी टर्म खोल लिया ना उससे एक कम, यहाँ सी लेना, नीचे वाला एनसीआर होता है ना जैसे ये, तो नीचे तो क्या ले लेना है एक कम, 6 टर्म है तो उससे एक कम 5 पे, तो ऐसे ए की पावर कितनी, ए की पावर जितनी यहाँ पे है उतनी ही पावर यहाँ पे, सॉरी ए की नहीं बी की, बी की पावर जितनी यहाँ पे उतनी पावर यहाँ पे, और ए की तो कम हो चुकी होगी,
तो ए की कितनी कम हुई होगी, तो टोटल जोड़ दोनों पावर्स का ये रहना चाहिए 6। देखो यहाँ पे भी देखो 6 + 0 6, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 2 6, 5 और 1 6। तो जितना यहाँ आया है वो तो बी की पावर पे जाएगा, और यहाँ पावर कितनी बच जाएगी, अपने आप से 1 बच जाएगी, तो ये आ जाएगा छठी टर्म। अब मैं आपको डायरेक्ट टर्म निकाल के बताता हूँ एक क्वेश्चन से। जैसे मान लो x + y दे रखा है, और इसकी पावर दे रखी है 4, और इसमें कह दिया आपको उसकी तीसरी टर्म। अब आपको सारा एक्सपेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है, सीधा आपको इसकी तीसरी टर्म पे जाना है। तो तीसरी टर्म पे जाने के लिए अब सीधे से बात बताओ, 4 है तो 4c2 लेंगे, कितना लेंगे यहाँ पे 2 लेंगे। अब x की पावर भी आएगी और y की पावर भी आएगी, तो जितनी यह पावर है उतनी ही तो आप किसकी बना दोगे, y की बना दोगे। और x की पावर कितनी रह जाएगी, टोटल कितनी पावर थी 4, 2 तो y को दे दी और 2 इसको बच गई, ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी टर्म भी निकाल सकते हैं। अब कई बार पेपर में वो आपसे मिडल टर्म भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, मिडल टर्म। छोटा सा दिमाग लगाना है, 4 पावर दे रखी है, टोटल टर्म कितनी हुई भाई 5, टोटल टर्म कितनी हुई 5। 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग में बीच में कौन होता है, 3 ही तो होता है ना। भाई 1 से लेकर टोटल 5 टर्म हो गई, तो 2 टर्म इधर रह गई, 2 उधर रह गई, बीच में तो कौन सी रही 3। तो सीधी सी बात है कि आप तीसरी टर्म निकाल के बता दो उसको। तो तीसरी टर्म निकालने का क्या तरीका बताया मैंने आपको, फिर अभी बताया था, वो तो सेम लिखा ही है। ये हमारी क्या हो जाएगी, इसमें तीसरी टर्म हो जाएगी। अब एक्स और वाई कुछ भी दे सकता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे पुट करना ही पड़ेगा, समझ गए। एक दो क्वेश्चंस की यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, मैंने मिडिल टर्म भी बता दी है, डायरेक्ट कोई टर्म आ गई वो भी बता दी, और टोटल एक्सपेंशन है वो भी बता दिया, कितनी टर्म्स होंगी वो भी बता दिया। एक ही क्वेश्चन कर लो, मुश्किल सा कर लो, एग्जाम्पल से कर लो, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन कर लो, सारे सोल्व हो जाएंगे, पूरी की पूरी बाइनोमियल आपकी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, फिर अब मैं आगे आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, एक वीडियो और लेके आऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम 4 चैप्टर यहाँ से आपकी कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद कल वाला जो रहेगा मैट्रिक्स रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, पूरी की पूरी तो नहीं बताऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो बिल्कुल ही सिलेक्टेड है। ठीक है, ये रहेगा काम। और इसके अलावा फिर कौन सा रहेगा हमारा, एप्लीकेशन। तो देखो आप खुद से करोगे, मैं एप्लीकेशन से आपका माइंड सेट करने के लिए कोई एक या दो क्वेश्चन करा दूंगा। फिलहाल मैं ये उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि ये वीडियो तो आप देखोगे ही, इसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्लीज खुद से आज ही कर लेना, मतलब इस वीडियो के देखने के बाद ही कर लेना। कल संडे है, कल भी मैं एक वीडियो जरूर डालूंगा इन टॉपिक्स पे, तो मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को डालने से पहले आप लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को भी जरूर कर ले, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर वहां से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखो जो सेकंड सेमेस्टर का मैथ है ना, उसमें वो मुश्किल जरूर है, उसमें टॉपिक्स कम है। ठीक है, उसमें टॉपिक्स कम है, लिमिटेड टॉपिक्स है। इसमें क्या है, सारे अपने आप में अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग डिजर्व करते हैं। वहां पे तो सीधा सा था भाई, एक तो डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन, दोनों की एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसलिए वहां से क्वेश्चन को फाइंड आउट करना बड़ा इजी था। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वेटेज देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर चैप्टर अपने आप में अलग है, तो हर एक से क्वेश्चन तो आना आता ही आता है। वहां पे ऐसा था कई बार कई चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए हो, लेकिन यहाँ हर एक चैप्टर से क्वेश्चन तो आएगा, इसलिए हर एक चैप्टर की जो वेटेज है ना वो कम हो जाती है, हर एक चैप्टर की जो वेटेज है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से आपको थोड़े से 5-6 चैप्टर तो कम से कम करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 4 आज वाले कर लो, और एटलीस्ट एक ये मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ एप्लीकेशन, और लास्ट में जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में सिर्फ आप पॉइंट वाला जो सेक्शन है, जो एक एक्सरसाइज है वो आपकी 10वीं क्लास से मैच करती है, वो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और मैथ लैब वाला मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वाले चैप्टर से। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसके ऊपर कल एक सेकंड वीडियो बना लूंगा। ठीक है, और कुछ बच्चे फिजिक्स की वीडियो का भी वेट कर रहे हैं, वो भी हम कल, तो कल हम 2 वीडियो डालेंगे, एक लगभग मॉर्निंग टाइम पे और एक वीडियो इवनिंग टाइम पे डालेंगे। ठीक है, फिलहाल भाई टाइम बहुत ज्यादा हो गया, हद से ज्यादा।